हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल क्लासेज में आप सभी लोग को स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड किए थे, उसमें बताए गए थे ये कि कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, मैटर क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया था और कितने टाइप्स के मैटर प्योर और इम्प्योर के बारे में बताया गया था। उसके पहले फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया था और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। और स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने के बाद थोड़ी सी मैटर का कंसेप्ट पढ़े थे कि मैटर क्या होता है और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच देखे थे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो बांधे हुए है तो किस फोर्स की वजह से बांधे हुए हैं, उस बाइंडिंग फोर्स को क्या बोल रहे थे। तो बाइंडिंग की वजह से हम लोग बोल रहे थे अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन हो रहा था, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स दो टाइप्स के मिल रहे थे, एक को बोल रहे थे कोहेसिव मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और एक को बोल रहे थे अधेसिव मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो आइए मैं आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद उसी मॉलिक्यूलर कंसेप्ट के बेस पर हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के तीनों में एनालिसिस करते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ये हालांकि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में है, तो मैं आज स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में और सॉलिड, लिक्विड, गैस का तीनों का डिफिनेशन देखेंगे और देखने के बाद सारे की प्रॉपर्टीज में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर देंगे प्लाज्मा एंड बीईसी। तो आइए एक एक करके सारे कंसेप्ट को डील करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे फिजिकल दिखाई पड़ रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल स्टेट अगर बात किया जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि जनरली जो होते हैं सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ये तीनों को हम लोग बोल रहे थे नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर। ये तीनों को एक फेज में पढ़ेंगे और प्लाज्मा एंड बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को एक साथ पढ़ेंगे। तो हालांकि इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये पूरे कवर अप नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग आगे के कंसेप्ट में नहीं एंटर करेंगे। तो बड़े आइए आसानी से देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की बेसिक डिफिनेशन। तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफिनेशन पढ़ने के पहले थोड़ी सी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, शेप एंड साइज में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, एक होता है शेप और एक होता है साइज और एक होता है वॉल्यूम। ये तीनों का डिफिनेशन समझ में आ जाएगा, तीनों का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो सॉलिड और लिक्विड और गैस यानी ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का डिफिनेशन बड़े चुटकी में हम लोग दे सकते हैं। हालांकि जब भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं, कभी भी आपके डिफिनेशन कभी डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं। डिफिनेशन से जो मेन कंसेप्ट निकलते हैं वही कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शेप का हिंदी होता है, जानवे करते हैं शेप आकृति और इसका हिंदी होता है आकार, और इसका हिंदी होता है आयतन। चीज़ों को तीनों को बड़े आसानी से समझें। पदार्थ का डिफिनेशन से हम लोग ये समझ में आया था कि अगर कोई भी पदार्थ है तो उसके पास तीन तरह का प्रॉपर्टी होते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो पदार्थ है, इसका मतलब उसके पास कुछ न कुछ अपना मास हो। दूसरा प्रॉपर्टी ये देखे थे कि वो कुछ न कुछ क्या करता है, स्थान घेरता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये देखे थे कि वो कुछ न कुछ अवरोध करता है, रुकावट डालता है। ठीक है, तो कोई भी अगर मटेरियल है, अगर मटेरियल जितना जगह स्पेस में ऑक्युपाइड कर रहा है, घेर रहा है, वही उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। अगर कोई इतना बड़ा बुक है, बुक नहीं है पेन है, ठीक है ना, पेन या पेंसिल कुछ है, ये मटेरियल है और ये मटेरियल बोले कि ये मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, तो जितना जगह ऑक्युपाइड करेगा स्पेस में, जितना जगह छेकेगा स्पेस में, वो उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो बड़े आसानी से कंपेरिजन करेंगे, एक बड़ा पेन है या एक छोटा पेन है, तो बताइए कौन सा स्पेस में ज़्यादा जगह ऑक्युपाइड करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा जगह कौन छकेगा, तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा जगह छकेगा ये ऊपर वाला और सबसे कम छकेगा नीचे वाला। यानी अगर फिगर फर्स्ट की बात किया जाए और फिगर सेकंड की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्थान घेरेगा वो फर्स्ट वाला घेरेगा और सबसे कम जो स्थान घेरेगा वो सेकंड वाला घेरेगा। क्यों? क्योंकि जब स्थान कम घेर रहा है, इसका मतलब अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो जो ज़्यादा जगह छकेगा उसको वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जो कम जगह घेरेगा उसके वॉल्यूम कम होगा।
इसका मतलब हमको आयतन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि स्पेस में जितनी जगह अगर किसी भी पार्टिकल्स के द्वारा किसी भी मैटर के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वही उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा कि वॉल्यूम का मतलब। शेप एंड साइज कहने का मतलब क्या हुआ, अगर बात किया जाए यहाँ पे कि ये दोनों देखने में कैसा है, एक जैसा है, तो जो चीज़ जैसा देखने में रहता है वो उसकी क्या होती है, शेप होती है। तो दोनों में देखेंगे पेंसिल शेप का है, कैसा शेप का है, पेंसिल शेप का है। अगर बात किया जाए एक सर्कुलर ऐसा है, एक सर्किल ऐसा है, दोनों देखने में कैसा है, तो बोले कि एक जैसा है, एक सर्किल ऐसा है। ये तीन चीज़ें आप लोग को समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। तीनों फिगर को पहले तो हम बहुत इक्वल बनाते हैं। एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। बड़े आसानी से ये तीनों फिगर से हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये दोनों मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये दोनों क्या है, बराबर है। चीज़ों को समझिएगा कि ये दोनों बराबर है और दोनों देखने में भी एक जैसा है, तो हम बोलेंगे देखने में एक जैसा है, इसका मतलब उसकी आकृति कैसा, एक जैसा, शेप एक जैसा। अगर साइज की बात किया जाए, आकार के बारे में बात किया जाए, दोनों बराबर है इसलिए आकार भी क्या है, सेम है। ये दोनों से कंपैरिजन करेंगे, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो और ये थर्ड मान लो। सर्किल में क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड सर्किल में अगर देख रहे हैं तो दोनों का जो सर्किल है, सर्किल दोनों का रेडियस बराबर है, इसका मतलब दोनों का साइज भी बराबर है और दोनों सर्कुलर शेप का है। अगर यहाँ से ये वाला फिगर 3 और फिगर फर्स्ट को कंपैरिजन किया जाए तो हम ये बोलेंगे कि दोनों देखने में एक जैसा है, इसका मतलब बोलेंगे आकृति सेम है। क्या है, आकृति सेम है, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, इसका मतलब दोनों का साइज अलग अलग है। ये बात से क्लियर प्रूफ हुआ कि अगर कोई भी वस्तु का, अगर कोई भी पदार्थ का अगर आकृति सेम है तो साइज अगर बराबर हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। में भी बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। देखिए ये दोनों की आकृति सेम है और साइज भी सेम है, ये दोनों का आकृति सेम है बट साइज दोनों का अलग अलग है। रही बात स्पेस में जगह ऑक्युपाइड करने की, तो स्पेस में जगह सबसे ज़्यादा ये वाला फिगर सेकेंड या फर्स्ट है, फर्स्ट वाला फिगर ज़्यादा ऑक्युपाइड करेगा एज कम्पेयर टू फिगर थर्ड। थर्ड के कंपैरिजन में सेकंड ज़्यादा ऑक्युपाइड करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास ज़्यादा जगह छेकने की कैपेसिटी है। हालांकि सर्किल है, सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता है, अगर यही स्फीयर की बात कर दिया जाए तो वॉल्यूम हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब बड़े आसानी से अगर बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस की डिफिनेशन के बारे में तो बड़े आसानी से इसकी डिफिनेशन दे सकते हैं। आकृति या आकार, शेप एंड साइज। दूसरा की बात करेंगे वॉल्यूम की, जिसको हिंदी होता है आयतन। बहुत लोगों को आयतन समझ नहीं आता ओरिजिनल कंसेप्ट, तो बड़े आसानी से ये वीडियो लेक्चर को देखेंगे। एक छोटा सा टेबल डिफिनेशन के लिए सिर्फ बना रहे हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटेटिव में हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा लंबा लंबा डिफिनेशन रटेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्टिंग, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर ठोस की बात किया जाए यानी सॉलिड की बात किया जाए, उसके बाद लिक्विड की बात किया जाए, उसके बाद गैस की बात किया जाए, बड़े आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है कि सॉलिड के पास शेप एंड साइज क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। शेप एंड साइज क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम भी इसके क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। लिक्विड की बात किया जाए, लिक्विड में ये क्या होते हैं, शेप एंड साइज अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी फिक्स नहीं होते हैं। अगर बात किया जाए वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम लिक्विड में क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। चीज़ों को और समझा जाए इसमें तो बोलेंगे कि इसमें दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित
होते हैं, यानी फिक्स इसमें भी नहीं होगा तो फिक्स इसमें भी नहीं होगा। चीज़ों को और आसानी से एनालिसिस किया जाए एक एग्जाम्पल की हेल्प से, तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लेवल का मतलब वो इसमें कंसेप्ट दे दिया जा रहा है क्लास 9th के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात किया जाए, एक वृक्ष है, ये वृक्ष है और इस वृक्ष का ऐसा तो नहीं कि आज जितना जगह छेक रहा है कल इससे ज़्यादा जगह छेकेगा, ऐसा नहीं। ये वृक्ष है मतलब जितना जगह आज घेर रहा है कल के दिन भी उतना ही जगह घेरेगा, अगले दिन भी उतना ही जगह घेरेगा। इसका मतलब ठोस है तो ठोस का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। दूसरी बात आकार की, ऐसा तो नहीं कि आज क्यूबाइडल शेप का है तो अगला दिन कोई और शेप का हो जाएगा, ऐसा नहीं। यानी दोनों ही डायमेंशन यानी निश्चित शेप भी होगा और साइज भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। रहा लिक्विड की, तो लिक्विड की थोड़ा सा बात करेंगे। अगर कोई लिक्विड को गिलास में रखे तो गिलास का शेप का हो जाएगा, अगर ऐसा पोट में रखे तो ऐसा शेप का हो जाएगा, अगर किसी को और ऐसा शेप में रखें तो वो लिक्विड ऐसा शेप का हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि इसकी आकृति और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। बट ऐसा नहीं कि 1 लीटर है तो यहाँ पे भी 1 ही लीटर होगा और यहाँ पे भी 1 ही लीटर होगा। ये बात से क्लियर है कि सारे जगह पर क्या है, आयतन सेम है। चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पे आकृति और आकार और वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पे क्या देखें कि ये लिक्विड में जैसा जैसा बर्तन का शेप चेंज हो रहा है इस लिक्विड का भी शेप चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज 1 लीटर इस बर्तन में है तो अगले बर्तन में 2 लीटर हो जाएगा, अगला बर्तन में 3 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात से क्लियर हम प्रूव कर सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ वेसल यानी वेसल का शेप चेंज होने से उसकी क्या होगी, उसकी शेप एंड साइज चेंज होगी लिक्विड की। रही बात गैस की, तो गैस की बात किया जाए, अगर कोई भी गैस है तो गैस जिस बर्तन में रखा गया है उसी बर्तन का शेप का हो जाएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे गैस, अभी मान लिया परफ्यूम वाला गैस इस टाइप के बर्तन में रखा गया है तो उसकी शेप एंड साइज इस बर्तन की होगी। अगर कोई बोतल बहुत बड़ा मतलब डिजाइन बोतल में रखा गया गैस को तो वो डिजाइन टाइप्स के हो जाएंगे। ये बात से प्रूफ हो रहा है कि गैस का भी वॉल्यूम और शेप एंड साइज दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। मान लिया जाए वॉल्यूम की जहाँ तक बात आती है तो अभी इस बर्तन में 1 लीटर है, अगर इतना बड़ा बर्तन में इसको छोड़ दिया जाए तो इसकी वॉल्यूम 2 लीटर भी हो जाएगी। और तो गैस का हम लोग वॉल्यूम डिसाइड करते हैं कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बड़े आसानी से समझेंगे कि गैस का वॉल्यूम डिसाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बड़े आसानी से चीज़ों को रिकेप करेंगे एग्जांपल से। ये ब्रिक्स है, इसकी शेप एंड साइज भी फिक्स होते हैं और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं। इसकी शेप एंड साइज दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ना ही इसका शेप एंड साइज फिक्स होंगे और ना ही वॉल्यूम्स फिक्स होंगे। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल से हम लोग क्लियर किए। आइए मैं सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से सारे प्रॉपर्टी को एनालिसिस करते हैं 1 बाय 1 करके। बड़े आराम से बड़े आसानी से इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। चलिए मैं आगे की कंटिन्यू करते हैं। चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पे 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया गया, एक ठोस के स्ट्रक्चर को और एक द्रव के स्ट्रक्चर को और एक गैस के स्ट्रक्चर को। और तीनों ही टाइप्स के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे प्रॉपर्टी को डील किया गया, बताया गया। देखिए इसमें तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं फिगर बनाने में, मॉलिक्यूल्स कम ही रहेगा
लेकिन समझ लेना है मॉलिक्यूल्स की। देखिए बड़े आसानी से बात करेंगे कि ये जो ऑब्जर्व किया गया, ये ठोस के स्ट्रक्चर देखा और ये देखने को मिला द्रव को और ये देखने को मिला गैस को। यानी अगर बात किया जाए, इसको बोलते हैं सॉलिड और इसको बोलते हैं लिक्विड और इसको बोलते हैं गैस। चीज़ों को समझिए कि अगर कोई भी पदार्थ है तो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ होता है, उस कण को हम लोग बोलते हैं अणु। इसका मतलब यहाँ पे भी ठोस में भी अणु होंगे, द्रव में भी अणु होंगे और गैस में भी अणु होंगे, तीनों में ही अणु होंगे। और इस अणु के बेस मानकर हम लोग पूरे इसकी प्रॉपर्टी को एनालिसिस करेंगे। बड़े आसानी से देखे थे, जब अणु दोनों हैं तो दो अणु हैं तो दोनों एक दूसरे को बांधे हुए हैं। क्या किए हुए हैं? बांधे हुए हैं। एक अणु ए है और एक अणु ए है, ये दोनों ही अणु एक दूसरे को क्या करे हुए हैं? बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे भी कोई फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को बोल रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। चीज़ों को समझिए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो हम लोग को ये बताना है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस में होगा। देखिए बड़े आसानी से एक फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़े थे क्लास 9th में, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होगा या कोई किसी भी टाइप्स के फोर्स होगा, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा फोर्स की वैल्यू उतना कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी कहने का मतलब अगर बात किया जाए कि यहाँ पे ये वाला घटेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। बड़े आसानी से दूरी बढ़ेगा, ये क्या है? सेपरेशन है। क्या है? सेपरेशन मतलब होता है दूरी, कितना दूरी पर ये सेपरेट हुआ, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से देखेंगे, अगर ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये वाला वैल्यू घटेगा, यानी दोनों एक दूसरे को इन्वर्स का रिलेशन है। यानी जितना नज़दीक रहेगा उसकी दूरी उतना कम रहेगा, और दूरी जितना कम फोर्स की वैल्यू उतना ज़्यादा। दूरी जितना कम फोर्स की वैल्यू उतना ज़्यादा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर ठोस में देखा जाए, द्रव में देखा जाए और गैस में देखा जाए, तीनों में देखा जाए, तो इसमें मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या है? कम है। इसमें मॉलिक्यूल के बीच की दूरी ठोस से क्या है? ज़्यादा है। इसमें मॉलिक्यूल के बीच की दूरी द्रव से क्या है? ज़्यादा है। ये बात से क्लियर हम कह सकते हैं कि ठोस में जो फोर्स की वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? तो बोलेंगे द्रव के कंपैरिजन में। बोलेंगे द्रव में गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। गैस में क्या होगा? दूरी सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? सबसे कम होंगे, मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स होंगे। चीज़ों को बड़े आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे गैपिंग की थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल के बीच गैप है तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर गैप के बारे में। तो यहाँ पे गैप सबसे कम है, यहाँ पे गैप इससे ज़्यादा है, यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा है। तो बड़े आसानी से इस कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद हम लोग और आगे की चीज़ को एनालिसिस करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा गैपिंग यहाँ पे है और उससे कम यहाँ पे है, और यहाँ पे सबसे कम गैपिंग है। तो बताइए ये दोनों ही गैपिंग के लिए, यहाँ पे गैपिंग और यहाँ पे गैपिंग, ये दोनों ही गैपिंग के लिए क्या बोलेंगे? गैप बोलेंगे, गैप बोलेंगे। लेकिन इस गैपिंग के लिए, इस खाली जगह के लिए हम लोग जो बोलेंगे बहुत छोटा गैप है, इसीलिए इस गैप को गैप ना बोले, क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। तो समझ में आ रहा होगा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड गैप। तो गैप बहुत ज़्यादा दूरी के लिए हम लोग यूज करते हैं और वॉइड बहुत कम दूरी के लिए यूज करते हैं। तो एक बात हमेशा यहाँ से नोट पॉइंट में समझेंगे कि ठोस में दूरी सबसे कम होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वॉइड बोलेंगे, ना कि गैप बोलेंगे। तो ठोस के लिए हमेशा कौन सा टर्म यूज करेंगे? खाली जगह मिलेगा उसके अणु के बीच तो गैप यूज करेंगे, सॉरी वॉइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सॉलिड के लिए वॉइड और रेस्ट दो स्टेट के लिए क्या यूज करेंगे? गैप। उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इतना जगह में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास है। एक बात आती है डेंसिटी की, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं डेंसिटी की। इसको बोलते हैं घनत्व। बड़े आसानी से घनत्व के बारे में बात करेंगे।
तो देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी मास बाई वॉल्यूम। तो बड़ा आसानी से देखेंगे डेंसिटी बराबर देखें मास बाई वॉल्यूम। अगर मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अगर यहाँ पे क्या है, मास को कांस्टेंट किया, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाए तो ये देखने, ये दो चीज़ देखने को मिलेगा। ये बात से क्लियर हम कहेंगे, जिसकी अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो जिसमें जितना ज़्यादा मास उसकी उतना ज़्यादा डेंसिटी। ये बात हम लोग याद रखेंगे, बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे कि यहाँ पे जो बात आ रही है कि मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर देखें मास बाई वॉल्यूम, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। क्या है इसका मतलब, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, और मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगा। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा, ब्लू से लिखते हैं ना, बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे इनवर्स का रिलेशन है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और एक जगह पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। चीज़ों को बड़े आसानी से समझेंगे कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे क्या देखें कि डेंसिटी बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रहा है तो मास भी घट रहा है। बड़े आसानी से समझेंगे कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। मान लिया सबका वॉल्यूम क्या है, v है, यहाँ पे भी वॉल्यूम VmL है, यहाँ पे भी वॉल्यूम VmL है, यहाँ पे भी वॉल्यूम VmL है। बड़े आसानी से चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि सभी जगह पर वॉल्यूम VmL है, तो बताइए सबसे ज़्यादा मास यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा मास किसके पास होगा, ठोस के पास होगा कि द्रव के पास होगा कि गैस के पास होगा। तो बड़े आसानी से एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास, यानी मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास। एकदम बड़े आसानी से पॉइंट में लिख देंगे, जितना ज़्यादा अणु उतना ज़्यादा मास। बड़े आसानी से समझेंगे कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठोस के पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है उतना ही वॉल्यूम है, द्रव के पास कम मॉलिक्यूल है, गैस के पास सबसे कम मॉलिक्यूल है। तो हम बोलेंगे डेंसिटी, ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी। बड़े आसानी से समझेंगे, इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा ठोस के पास होगा, उससे कम द्रव के पास होगा, और सबसे कम गैस के पास होगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग को यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा डेंसिटी के लिए कि ठोस के पास डेंसिटी ज़्यादा क्यों होता है। चूँकि पूरे हम कंसेप्ट के साथ एनालिसिस किया और याद रखने का तरीका भी बताया कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मास, और जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। इसका मतलब ठोस के पास डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, द्रव के पास डेंसिटी ठोस से कम होगा, और गैस के पास डेंसिटी बहुत बहुत कम होगा ठोस और द्रव के कंपैरिजन में। उम्मीद करते हैं डेंसिटी समझ में आया होगा। दूसरी बात, फ्लो होने की टेंडेंसी, बहने की क्षमता। तो देखेंगे जिसके पास गैपिंग ज़्यादा रहेगा उसके पास मूवमेंट ज़्यादा होगा, जिसके पास गैपिंग ज़्यादा होगा उसके पास मूवमेंट ज़्यादा होगा। दो चीज़ होता है, एक मोमेंट और एक मूवमेंट। तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट मतलब इधर उधर जाने की टेंडेंसी, बहने की टेंडेंसी। तो बताओ कि यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे गैपिंग कम है, यहाँ पे गैपिंग सबसे कम है। तो जितना ज़्यादा गैपिंग उसकी बहने की क्षमता क्या होगी, उतना ज़्यादा होगी। तो बहने की क्षमता सबसे कम किस में होगी, ठोस में होगी, और इस
ठोस से ज़्यादा द्रव में होगी और सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में। गैस ऐसे ही बहते रहता है, इधर से उधर फ्लो होते रहता है, लिक्विड भी फ्लो होते रहता है, लेकिन ठोस फ्लो होता है। ऐसा नहीं कि अभी ठोस यहाँ पे, ये बोर्ड यहाँ पे है, कल आगे चला जाएगा, परसों और आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं। ठोस के मॉलिक्यूल में फ्लो होने की टेंडेंसी बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग बोलेंगे कांच एक द्रव है। वो कैसे, वो बताएंगे, बहुत आराम से इस वीडियो को देखेंगे। बहुत सारे अभी कंसेप्ट बचे हुए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे। एक आती है एनर्जी के बारे में। जैसे ही एनर्जी की बात की जाए तो दो बात हम लोग समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। चीज़ों को समझेंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है यानी गति के वजह से होता है। तो बताइए किसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा मोशन में होंगे। तो बताइए सबसे ज़्यादा मोशन में कौन से पार्टिकल होंगे, जिसके पास जगह होगा खाली वही इधर उधर मोशन करेगा, मूव करेगा। तो बड़ा आसानी से बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल मोशन में गैस के होंगे, उससे कम ठोस द्रव के होंगे, और सबसे कम क्या होंगे, इसके पास होंगे, ठोस के पास होंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा मोशन में है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है उसके पास पार्टिकल का मोशन भी ज़्यादा है। इसका मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगा, उससे कम इसके पास, और सबसे कम इसके पास। यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा किसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, गैस के पास, उससे कम द्रव के पास, और सबसे कम ठोस के पास। फोर्स किसके पास ज़्यादा होगा, फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन माने मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो फोर्स सबसे ज़्यादा ठोस के पास होगा, लेकिन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम क्या होगा, ठोस के पास होगा। ये दोनों में बेसिक क्लियर कंसेप्ट रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। तो आइए मैं एक टेबल के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग नोट करेंगे और कॉपी और कलम के साथ ज़रूर इसको नोट कर रहे होंगे। ये हुआ थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आते हैं एक टेबल बनाते हैं, और इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, टेबल की हेल्प से पूरे प्रॉपर्टी को यहाँ पे समरी टाइप्स के हम लोग लिखेंगे। और यकीन मानिए बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कभी कभी इस टेबल से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो लिखेंगे पदार्थ की भौतिक गुण। भौतिक गुण, पदार्थ के गुण लिखेंगे, भौतिक और रासायनिक, मॉलिक्यूलर गुण भी बता देंगे। पदार्थ की भौतिक गुण। ठीक है, इस टाइप्स इधर लिखेंगे ठोस यानी सॉलिड, इधर लिखेंगे लिक्विड यानी द्रव, और यहाँ पे लिखेंगे गैस। अगर बच जाएगा थोड़ा सा एग्जांपल्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, बट इतना काफ़ी है अभी। सबसे जो पहला बात करेंगे पदार्थ की, ठोस पदार्थ की आयतन के बारे में। आयतन के बारे में बताइए, ठोस में आयतन क्या होते हैं, तो बोलेंगे निश्चित होते हैं। बोले द्रव में आयतन क्या होते हैं, तो बोलेंगे निश्चित होते हैं। बोले गैस में आयतन क्या होते हैं, तो बोले कि अनिश्चित होते हैं। फिक्स नहीं होते हैं। चीज़ों को और आगे अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात की जाए, आकृति और आकार की, तो बताइए ठोस में क्या होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल नहीं समझिए तो ये आप लोग को एक मार्क्स का एग्जाम का ये तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आती है, ये खत्म हुआ तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतर आणविक आकर्षण बल।
आणविक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल बताइए ठोस में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। देखिए ज्यादा और कम कंपैरिजन करके ही बताया जा सकता है कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। चीजों को समझिए। अब बताइए क्या होगा, ठोस से कम और गैस में सबसे कम, यानी निग्लेजिबल भी कह सकते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर गैप, इंटरमॉलिक्यूलर गैप। तो बताइए इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप सबसे कम, वेरी वेरी लेस। अब इसमें क्या होगा, ठोस से ज्यादा, और इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा। आजकल के जो ट्रेंड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो बन गया है, वो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने का जो ट्रेंड बन चुका है वो है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड बन गया है वो है ऑर्डर को लेकर के। तो बताइए अगर यहाँ पे भी इसकी ऑर्डर की बात किया जाए तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट की हेल्प से बता दिया जाए कि अगर सॉलिड को एस बोला जाए और लिक्विड को एल बोला जाए और गैस को जी बोला जाए, तो हम ये बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होते हैं और लिक्विड में उससे कम होते हैं, और सबसे कम किस में होते हैं, गैस में होते हैं। अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए यहाँ पे ऑर्डर की, तो हम ये बोलेंगे सबसे ज़्यादा गैपिंग गैस में होते हैं और लिक्विड में उससे कम होते हैं और सॉलिड में सबसे कम होते हैं। तो ये ऑर्डर से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आपके अरिहंत पब्लिकेशन के बुक में इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिया भी गया है। तो चीज़ों को और क्रिस्टल को क्लियर करेंगे और करने के बाद सारे प्रॉपर्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब आती है थोड़ी सी बात डेंसिटी की, घनत्व की। डेंसिटी की बात आती है तो बताइए सबसे ज़्यादा घनत्व किसके पास होगा, ठोस के पास होगा कि द्रव के पास होगा कि गैस के पास होगा। तो बोलेंगे सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, सबसे ज़्यादा ठोस के पास होगा, और इसमें ठोस से कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। बड़े आसानी से अगर बात किया जाए, अगर इसकी ऑर्डर की बात किया जाए, एग्जाम में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ऑर्डर से ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा ही अभी मार्केट में ऐसा ही टाइप्स के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का फैशन बना दिया गया है। तो बड़े आसानी से देखेंगे कि जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, सॉलिड के पास होगा, उससे कम किसके पास होगा, लिक्विड के पास होगा, और सबसे कम किसके पास होगा, गैस के पास होगा। अब बताइए डेंसिटी बात समझ में आ गया, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी की, ऊर्जा की। ऊर्जा के बात कहें यहाँ कहीं भी तो हम लोग को बात करना है एनर्जी की बात। अगर आप लोग को बोला जाए तो एनर्जी के बात में हम लोग को पढ़ना है, समझना है काइनेटिक एनर्जी। बताइए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, सबसे ज़्यादा गैस के पास होगी और सबसे कम ठोस के पास होगी, और इसमें ठोस से ज़्यादा होगी और इसमें सबसे ज़्यादा होगा। अगर इसकी ऑर्डर के बात किया जाए तो ऑर्डर के बाद से हमको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, गैस के पास होगा। ये लिक्विड है। बड़े आसानी से हम लोग क्रिस्टल को क्लियर कर रहे हैं और हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का प्रभाव। उसके पहले देखेंगे बहने की प्रवृत्ति। बहने की प्रवृत्ति टेंडेंसी ऑफ फ्लो जो होता है, बहने की प्रवृत्ति सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। इसमें ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। बहने की प्रवृत्ति जैसा ही क्लियर हुआ तो हम लोग दो क्रिस्टल को और क्लियर करेंगे। वो है आप लोग के सामने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ऊपर से थोड़ा इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
अगला जो प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताइए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मेल्ट करने के लिए, जमाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देना होगा? सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तब और आसानी से समझ में आएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। तो बताइए सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा गैस में। गैस में सबसे ज़्यादा तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठोस में सबसे कम। द्रव में ठोस से ज़्यादा। चीज़ों को और क्रिस्टल किया जाए तो देखें, एक पानी को ले लिया जाए और एक गैस को ले लिया जाए और एक सॉलिड को ले लिया जाए और टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो किस में देखने को मिलेगा? गैस में, उससे कम सबसे ज़्यादा गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। चीज़ों को और समझेंगे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए सबसे जल्दी कौन बॉयल करेगा? ठोस बॉयल करेगा कि गैस बॉयल करेगा कि द्रव बॉयल करेगा? तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आया होगा कि टेम्परेचर का प्रभाव से ही बॉयल का रिलेशन है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से कम ही टेम्परेचर देने के बाद कौन बॉयल करने लगेगा? गैस बॉयल करने का। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट के भी एक एक करके देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ठोस का होगा। ठोस का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठोस का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? ऊंच होता है। क्या होता है? ऊंच होता है। और द्रव का बॉइलिंग पॉइंट ठोस से कम होता है। और गैस का क्या होता है? सबसे कम होता है। बड़े आसानी से समझेंगे। मेल्टिंग पॉइंट यानी जमेगा, सबसे पहले कौन जमेगा? तो बताइए ठोस तो ऑलरेडी जमा हुआ होता है। अब गैस की बात किया जाए तो गैस को जमाने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर का यूज करते हैं। माइनस के रेंज में गैस क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं, पिघलते हैं। गैस जो होते हैं वो क्या करते हैं? माइनस जब टेम्परेचर ले जाएंगे तब वो क्या करेंगे? पिघलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट के जहाँ तक बात आती है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट के जहाँ तक बात आती है, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं द्रवनांक, और इसको बोलते हैं क्वथनांक। और इस बिंदु को बोलेंगे क्वथन बिंदु। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथन बिंदु, इसको बोलेंगे द्रवण बिंदु। ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश आप लोग ये कीजिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए द्रवनांक जो बिंदु होगा, बताइए किसका द्रवनांक बिंदु सबसे ऊंच होगा? ठोस का होगा कि द्रव का होगा कि गैस का होगा? तो बोलेंगे ठोस का जो होता है द्रवनांक बिंदु क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बताइए इसका द्रवनांक बिंदु बहुत कम होते हैं, माइनस के रेंज में ये क्या करता है? द्रवण करता है, पिघलता है, यानी सबसे निम्न होता है। और इसमें ठोस से कम होता है। चीज़ों को समझिए कि द्रव में बदलने के लिए इसमें टेम्परेचर दिया जाता है, लेकिन इसमें द्रव में लाने के लिए इससे टेम्परेचर निकाला जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट का एनालिसिस हम लोग करेंगे आने वाला टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें स्टेट चेंजिंग कैसे किया जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टेबल है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है सो हम लोग ये पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस में हम लोग चेंजिंग कैसे लाएंगे। क्या ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, क्या द्रव को गैस में बदला जा सकता है, क्या गैस को द्रव में बदला जा सकता है, क्या डायरेक्ट ठोस को गैस में बदला जा सकता है। अगर बदला जा सकता है तो उसका वजह क्या है, किस चीज़ के अप्लाई करने के बाद ये ठोस को गैस में बदला जा सकता है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे। इस सारे कंसेप्ट को नेक्स्ट केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर में आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें और खूब पढ़ाई कीजिए। आज का क्लास इतना है।